हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम विंस क्लासेस की बैच में बायो का एक और नया स्ट्रक्चर लेके आए हैं और वो स्ट्रक्चर है बेटा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए की आणविक संरचना। ये स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर आप क्लास 12th बायो में पढ़ते हो तो भी आपके लिए स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी पर्पज से हम पढ़ भी रहे हैं। बट ये स्ट्रक्चर सिर्फ 12th बायो वालों के लिए नहीं है, ये स्ट्रक्चर 12th केमिस्ट्री में भी आता है। तो आप अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो भी आप डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लोगे तो आपका फायदा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें भी डीएनए का स्ट्रक्चर आता है, डीएनए से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी क्लास 11th और क्लास 12th बायोकेमिस्ट्री दोनों में ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रखता है, मायने रखता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की आणविक संरचना। अगर हम बात करें बेटा डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को, तो आपने इस तरह का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहे होंगे, आपने बुक के ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेटा डीएनए का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम समझते हैं बेटा डीएनए होता क्या है। तो देखिए, जो लिविंग्स होते हैं उनकी लिविंग सेल के अंदर, उनकी जो सेल होती है उन सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एसिडिक नेचर वाला एक मॉलिक्यूल होता है जिसको डीएनए कहा जाता है। यानी डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, हिंदी में इसको न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। न्यूक्लियस के इनसाइड प्रेजेंट है इसलिए न्यूक्लिक बोल दिया, और इसका नेचर एसिडिक है इसलिए इसको बोल दिया एसिड। तो डीएनए क्या है, जब भी आपसे कोई पूछे तो डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए एक न्यूक्लिक अम्ल है। अगर हम बात करें बेटा, डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में भी काम करता है, या डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। यानी ये डीएनए ही जो होता है एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है। जनरेशन टू जनरेशन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होने वाला पदार्थ जो है वो डीएनए ही है, इसलिए इसको अनुवांशिक पदार्थ भी बोलते हैं। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोला। साथ ही साथ ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन या जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं बेटा, इसलिए हम इसको बोल देते हैं जेनेटिक मटेरियल या हेरिडिटी मटेरियल। हिंदी में इसको बोल देते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल। क्यों कहा, क्योंकि केंद्रक के अंदर उपस्थित है, इसलिए केंद्रक के लिए नाभिक या न्यूक्लिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये इसलिए हो गया न्यूक्लिक। और इसका स्वभाव अम्लीय होता है इसलिए अम्ल बोल देते हैं। तो केंद्रक के अंदर उपस्थित है इसलिए न्यूक्लिक अम्ल बोल दिया। साथ ही साथ हम बोलते हैं डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, क्योंकि यही पदार्थ पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है बेटा स्थानांतरित होता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लिक, इसलिए हम बोलते थे इसको आनुवंशिक पदार्थ। अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं बेटा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है डीएनए का जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो स्ट्रेन होते हैं। तो आप बोलोगे सर ये एक स्ट्रेन दिख रहा है, ये एक स्ट्रेन दिख रहा है, ये आपको ये एक स्ट्रेन दिख रहा होगा बेटा और ये दूसरा स्ट्रेन दिख रहा है। तो डीएनए कैसा होता है, तो आपको याद रखना है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए द्विरज्जुकी होता है, या डीएनए में दो स्ट्रेन उपस्थित होते हैं, एक स्ट्रेन ये एक स्ट्रेन ये। अब हम बात करें बेटा डीएनए की, तो डीएनए जो होता है यहाँ पर आपको ये बीच में जो पार्ट दिख रहा है इनको कहा जाता है नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार कहा जाता है। तो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर मैंने ए लिखा है, यहाँ पर टी लिखा है। ए का मतलब होता है एडिनिन, टी का मतलब होता है थायमीन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा एडिनिन से थाइमिन नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है और ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा है। तो याद रखना डीएनए में चार नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन जुड़ता है और ग्वानिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन जुड़ता है। इनके बीच वाले बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं बेटा। ठीक है, साथ ही साथ अगर ये डीएनए के स्ट्रेन जो बने हैं ये बने हैं शुगर फॉस्फेट की चेन से। ये जो डीएनए का स्ट्रेन आपको दिख रहे हैं बेटा, ये शुगर और फॉस्फेट के मिलने से बनते हैं, शुगर और फॉस्फेट की श्रृंखला से, शुगर और फॉस्फेट की श्रृंखला से ये डीएनए के दोनों स्ट्रेन बने हुए हैं। यानी डीएनए जो होता है ना बेटा, डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती है, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार। तो शुगर और फॉस्फेट से स्ट्रेन बन जाता है
और नाइट्रोजनस बेस बीच में होते हैं। इस तरह से पूरा न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट होता है और ये न्यूक्लिक एसिड कहलाता है। साथ ही साथ अगर बेटा आप देखोगे तो ये डीएनए जो होता है इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। 20 एंगस्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि डायमीटर ऑफ डीएनए कितना होता है, डीएनए का व्यास कितना होता है, तो आप बोलोगे 20 एंगस्ट्रॉन। साथ ही साथ बेटा डीएनए में अगर हम बोले कि ये जो एक कर्व होता है ये पूरा एक तरह से कर्व जैसा स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा पूरा कर्व होता है। इस एक कर्व की या एक हेलिक्स की जो आपकी ये वो दिख रही है, लेंथ दिख रही है, वो कितनी है तो 34 एंगस्ट्रॉन है बेटा, 34 एंगस्ट्रॉन है। साथ ही साथ आप ये देखोगे बेटा कि ये जो डीएनए का एक हेलिक्स होता है ना इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आता रहता है ऑब्जेक्टिव में। ये डीप क्वेश्चन है जो आपके डीएनए के स्ट्रक्चर से पूछे जाते हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आप बोलोगे 10 न्यूक्लियोटाइड्स एक हेलिक्स में, डीएनए के वन हेलिक्स में, डीएनए के एक कुंडन में 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ बेटा अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो तो मैंने इस स्ट्रक्चर का एक दूसरा फॉर्म भी बनाया है। यही स्ट्रक्चर को इधर बनाया गया है। तो आप देखोगे बेटा ये जो पार्ट है ना ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है, एक दो तीन, इन तीनों चीजों को साथ में हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं बेटा। इन तीनों चीजों को हम साथ में न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं क्योंकि शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब आप देखोगे बेटा ये एस मतलब शुगर है, पी मतलब फॉस्फेट है, एस मतलब शुगर है, पी मतलब फॉस्फेट है। ये पूरा एक तरह से डीएनए का स्ट्रेन बन रहा है जो कि आपका इधर बताया गया है। ये जो आपको डीएनए का स्ट्रेन दिख रहा है ना बेटा, इसको समझाने के लिए डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर है। और ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस हो गया। फिर डीएनए का दूसरा स्ट्रेन ये रहा बेटा, इसमें एस पी का मतलब शुगर और पी का मतलब फॉस्फेट होता है। अगर हम बात करें ये क्या है बेटा, तो ये बीच में नाइट्रोजनस बेस है। तो मैंने आपको जैसे बताया एडेनिन से थाइमिन जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, या साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आप बोलोगे सर ये बीच में जो है नाइट्रोजनस बेस है और ये पूरा स्ट्रेन है, और स्ट्रेन आपका किसका बना है बेटा, फॉस्फेट और शुगर के जुड़ने, शुगर और फॉस्फेट की चेन से डीएनए के दोनों स्ट्रेन बनते हैं। और बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं दोनों स्ट्रेन के बीच में, वो कहलाते हैं नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस जो जुड़े होते हैं वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, आपको बनाना है। डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने को आता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की आणविक संरचना आपको बनाने को आती है। तो आप डीएनए के दोनों स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए। दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल से बनाने को हम बना देते हैं कि बिल्कुल डीएनए, क्योंकि हम छोटी क्लास से डीएनए के बारे में पढ़ते हैं लेकिन डीएनए के बारे में और भी चीजें हम जानेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं डीएनए को समझने के लिए। तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव वगैरह जो होते हैं वो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। डीएनए कैसा होता है बेटा, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। द्विरज्जु की डीएनए होता है, 2 रज्जु होते हैं, स्ट्रैंड को रज्जु बोलते हैं हिंदी में। तो आप बोलोगे द्विरज्जु की डीएनए उपस्थित होता है, यानी 2 स्ट्रैंड होते हैं, 2 रज्जु होते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे वर्ड लिखा है बेटा दूसरा पॉइंट कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का मतलब ये है कि बेटा देखो यहाँ पर आपको लिखा है 3 डेज या 3 प्राइम, और यहाँ पर लिखा है 5 प्राइम। आप देखोगे बेटा यहाँ पर 3 प्राइम है तो उसके अपोजिट में 5 प्राइम है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 3 प्राइम है तो इधर भी 3 प्राइम है, नहीं। एक साइड 3 प्राइम है तो एक साइड 5 प्राइम है, एक साइड 5 प्राइम है तो एक साइड 3 प्राइम है। तो आप बोलोगे डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। जैसे आपके मार्कर है, इसमें अगर हम बोलेंगे ये कंडीशन पैरेलल होती है, लेकिन अगर ऐसे हैं तो बेटा ये कहलाते हैं एंटी पैरेलल। क्या कहलाते हैं, एंटी पैरेलल, प्रति समानांतर। प्रति समानांतर होते हैं। तो आपसे पूछ ले कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, तो एंटी पैरेलल या प्रति समानांतर होते हैं। कौन से नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, तो हमने बोला एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से थाइमिन जुड़ेगा, ग्वानिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन जुड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। शुगर और फॉस्फेट की चेन प्रेजेंट होती है, शुगर और फॉस्फेट की चेन से ही डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन वन हेलिक्स, ये एक पूरा हेलिक्स होता है बेटा यहाँ पे। तो डीएनए का जो एक कर्व होता है, एक हेलिक्स होता है, उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं डीएनए के एक हेलिक्स या एक कुंडलन में। ये ऑब्जेक्टिव कितनी बार पूछा जा चुका है तो आप अच्छे से समझ लीजिए।
डीएनए के 1 हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए के एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं। मैंने एक चीज और लिखी बेटा, डीएनए में शुगर कौन सी होती है। जब आप डीएनए आरएनए में डिफरेंस पढ़ते हो बेटा, तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस पूछा जाता है कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होती है। और डीएनए का इसीलिए नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड तो वो होता है और डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट है, इसलिए उसका नाम पड़ गया डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए की पूरी कहानी है कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में काम करता है, क्योंकि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। अनुवांशिक पदार्थ में क्यों, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम क्यों करता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। डीएनए जो होते हैं 2 स्ट्रैंड वाला होता है, दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। डीएनए का ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा किसने दिया, तो आपको एक बात और याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने प्रपोज किया, डीएनए की आणविक संरचना किसने दी। तो याद रखना दो साइंटिस्ट का, वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक, अगर आपसे बोले बेटा कि वॉटसन व क्रिक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संरचना को प्रस्तावित किया था, इस संरचना को दिया था, ठीक है। तो वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को दिया। ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको क्लास 11th, क्लास 12th बायो एंड क्लास 12th केमिस्ट्री, तीनों तीनों के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बना लिया आपने, स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया, तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव साथ ही साथ जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे डीएनए आरएनए में डिफरेंस बनता है, वो भी आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि डीएनए को समझ लिया तो डीएनए के सारे पॉइंट्स आप समझ पाओगे, सारे आप पॉइंट्स बना पाओगे। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी बाकी टॉपिक की तरह आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये टॉपिक। साथ ही साथ इसी तरह के और भी डायग्राम हम लेकर आएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।